नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अक्सर साथियों यह माना जाता है कि जब सरकारें जा रही होती हैं तो अपनों को कुछ राहत देकर जाती हैं, अपनों के लिए कुछ ऐसा कर कर जाती हैं ताकि बाद में पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, चलिए कुछ बेनिफिट दे जाएं। जाती सरकारों से उम्मीद की जाती है, मंत्री जी का पद जा रहा हो तो अपनों को सही पोस्टिंग दे जाना हो, या फिर किसी देश की सरकार जा रही हो तो अपने चाहने वालों को बढ़िया से माइंस वगैरह देकर चले जाना हो। कुछ ऐसा ही बाइडेन करने निकल पड़े हैं। बाइडेन जाते जाते भारत के लिए कुछ ऐसा कर गए हैं जो कि भारत के हाल ही के जो इतिहास की बातें की जाएं उसमें बहुत मायने रखती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 20 सालों से भारत पर प्रतिबंध लगा था। भारत की 3 ऐसी एजेंसीज जो कि परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन एजेंसीज पर से इन्होंने प्रतिबंध हटा दिया है। आपको मात्र 4 दिन बचे हैं पद पर बचे रहने के, और आप भारत के साथ अपने आखिरी समय में भी उस बात को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक निभा गए, जिससे कि आने वाला समय आपको गुड बुक्स में याद रखेगा। बाइडेन को अच्छे से याद रखने के बहुत से कारण होंगे। उनमें से रशिया यूक्रेन वॉर के समय सस्ते दामों पर तेल भारत को लेने देना शामिल है। वहीं दूसरी ओर अब जाते जाते इस तरह से भारत के लिए फैसिलिटेट करते हुए जाना और चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगा जाना, यह अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहा है। ऐसे में कल के समय जब हमने एक सेशन किया था, जब आपको यह कहा था कि ट्रंप ने भारत को इनवाइट नहीं किया या फिर मोदी जी को इनवाइट नहीं किया, तो उसके पीछे का कहीं बड़ा कारण यह तो नहीं कि बाइडेन और वर्तमान मोदी सरकार ज्यादा करीब थे, मीडिया ट्रंप और मोदी जी को ज्यादा करीब दिखा रही थी। खैर, ये हमारे अपने नजरिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे अंदाज में हम इन्हें देखते हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं। वास्तविकता में किन्हीं 2 देशों के संबंध बड़े ही कूटनीतिक होते हैं। तो ऐसी चीजों में आज के इस बात को हम डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत और अमेरिका इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद और ज्यादा करीब होंगे, कैसे भारत और अमेरिका वापस से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ेंगे। ट्रंप, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत के ज्यादा समर्थक हैं, हालांकि बाइडेन के एरा में जिस तरह का समय भारत और अमेरिका के बीच रहा, वो तुलनात्मक रूप से काफी प्रोग्रेसिव रहा। प्रोग्रेसिव इन मायनों में कि भारत के साथ बाइडेन ने कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जिसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया वो जगजाहिर है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में बाइडेन के और कई ऐसे कृत्य भी हैं जिन्हें नकारात्मक सेंस में याद रखा जाएगा, चाहे जैसे कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता का गिरना हो, बांग्लादेश के अंदर अपनों को बिठाकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना हो। तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर एक लाइन में व्याख्या करना मुश्किल टास्क होगा। फिलहाल के लिए हम विषय वस्तु पर ही केंद्रित रहते हुए बाइडेन के द्वारा भारत सरकार को दिए गए तोहफे की चर्चा कर रहे हैं। हेडलाइंस हैं कि यूएस ने लंबे समय से लगे आ रहे प्रतिबंधों को भारत की 3 न्यूक्लियर एंटिटीज पर से, जिनमें से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एक है, यह भारत की सबसे विशिष्ट सर्विसेज, भारत की विशिष्ट संस्थाओं में से है जो कि एटॉमिक रिसर्च में बड़ी भूमिका निभाती है। परमाणु परीक्षण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उन पर से प्रतिबंध हटाना भविष्य में बार्क जैसी संस्थाओं के साथ अमेरिका को मिलकर काम करने के लिए एक नए राह के रूप में देखी जा रही है। हेडलाइंस बनती हैं कि यूएस ने डेकेड ओल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो बार्क, आईजीसीएआर और इंडियन रेयर अर्थ पर लगे थे, उन्हें हटा दिया है, उन प्रतिबंधों को हटा दिया है। साथ ही साथ एक खबर और बनी कि बाइडेन ने जाते जाते 37 चाइना की ऐसी कंपनी हैं जिन पर फोर्स्ड लेबर के चलते प्रतिबंध लगाया है। यानी कि चाइना के खिलाफ इनकी सख्ती और भारत के साथ इनकी नरमी अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बन रही है। अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने बुधवार को घोषणा करते हुए अपने प्रतिबंधात्मक जो एंटिटी लिस्ट है उनमें से 3 भारतीय संस्थाओं को हटा दिया है और इसमें कई चीनी कंपनियों को डाल दिया है। जिनको हटाया गया है उनमें से इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ था उस दौरान प्रतिबंधित हुई थी। लगभग 26 सालों से प्रतिबंधित चल रही संस्थाएं अचानक प्रतिबंध अगर हटते हुए पाती हैं तो यह बड़ी खबर बनती है। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी अमेरिका की एक एंटिटी लिस्ट जारी करती है कि अमेरिका किन देशों के साथ आगे बढ़ेगा और किन के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। बकायदा यहां पर लेटर जारी हुआ जिसमें हमारी इन तीनों कंपनियों के नाम लिखे थे जो कि सरकारी संस्थाएं हैं। बकायदा इसके अंदर
पूरे दुनिया भर के देशों के साथ किन में क्या प्रतिबंध रहेंगे, किन के साथ किस तरह का व्यवहार रहेगा, उसमें भारत के लिए बकायदा इन 3 कंपनियों के या 3 संस्थाओं के नाम थे। यूएस की ये एंटिटी लिस्ट असल मायने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किन के साथ करना है, किन के साथ व्यापारिक संबंध बनाने हैं, इसके लिए जानी जाती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका इस दिशा में यानी परमाणु ऊर्जा की दिशा में और तेजी से बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रतिबंध हटाकर आने वाले समय में ट्रंप के लिए भारत के साथ रिश्ते और आसानी से आगे बढ़ाने की राह आसान कर गए हैं बाइडेन। ऐसा हुआ क्या था, अब आइए उस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, भारत ने जब आजादी प्राप्त की उस समय तक अमेरिका परमाणु परीक्षण कर चुका था और अमेरिका के साथ साथ कई विकसित राष्ट्र जो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सिक्योरिटी के अपने सारे खाने चित कर लिए थे। भारत को अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी सुरक्षा और अपने आप को तटस्थ बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत थी। बहुत बार लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ही क्या है। यदि आपको पता है कि अगर हम शांति प्रिय हैं तो हमें बम की क्या जरूरत है, तो देखिए बम किसी पर गिराने के लिए नहीं होता, आत्मरक्षा के लिए भी होता है। अगर आपके पास शक्ति है तो दुनिया आप पर आक्रमण ना करे, आपको कंसीडर करे कि अगर इन पर हमला हुआ तो ये हमसे बदले की कार्रवाई में बम गिराकर बदला ले सकते हैं। भारत ने आत्मरक्षा के लिए अपने यहां पर बल के रूप में परमाणु बम का निर्माण किया और आज भी हम जितने भी प्रकार के सुरक्षा संसाधन विकसित करते जा रहे हैं उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि भारत ताकतवर होने निकल पड़ा है ताकि हम पर कोई भी नजर उठाने से पहले 4 बार जरूर सोचे। इसी क्रोनोलॉजी में हमने परमाणु बमों का परीक्षण किया। परमाणु बमों के परीक्षण में हम लोगों ने अटल जी का टाइम देखा और उनसे पहले इंदिरा गांधी जी का टाइम देखा। इंदिरा गांधी जी के समय पर लाफिंग बुद्धा के नाम से हमने 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया और 11 मई 1998 में अटल जी की जब सरकार थी उस समय 5 परमाणु परीक्षण और किए। 1974 का जो परमाणु परीक्षण था उसे लेकर के अमेरिका इतना संवेदनशील नहीं बना। उनको लगा कि नहीं, मजाक कर रहे हैं ये, और परमाणु परीक्षण भाभा के साथ जो हुआ वो देश दुनिया ने देखा। 11 मई 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसको लीड कर रहे थे, अटल जी की जब सरकार थी, उस घटना के बाद अमेरिका ने हम पर भर भर के प्रतिबंध लाद दिए। हमने इस विषय के ऊपर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है कि भारत ने अमेरिका को कैसे चकमा दिया। देखिए, मई में जब हमने परीक्षण किया उसके बाद अमेरिका सतर्क हो गया कि भारत को परीक्षण नहीं करने देंगे, टेस्ट नहीं करने देंगे। अब आप सोचें कि हमने परमाणु बम बना लिया, लेकिन हम किसी को कैसे बताएं कि हमारे पास परमाणु बम है। भाई, जैसे आपने अगर कभी नया फोन खरीदा, दोस्तों के पास बताने जाना है, तो आपका बताने का अंदाज ही ऐसा होगा कि चर्चा में आप उसे जरूर ले आएंगे। शो ऑफ करना है ना। अल्टीमेटली आपको कोई कैसे पता लगा कि आपके पास यह साधन विकसित हो गया है। भारत को बम बना लिया, अब बम हम किसी पे गिरा नहीं सकते। हमको परमाणु बम गिराने से युद्ध के अंदर एंट्री करने का भी तो टेंशन है कि क्यों जबरदस्ती एंट्री करनी। तो अब क्या करें, तो खुद ही फोड़ के देख लेते हैं। खुद फोड़ के देख लिया तो जब हमको ही कोई बम नुकसान नहीं पहुंचाया तो दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। आपके दिमाग में यह प्रश्न भी हो सकता है। तो असल मायने में पूरे बम को परीक्षण के रूप में ना लाकर उसका कुछ हिस्सा परीक्षण में लाया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, जमीन की बहुत गहराई में जाकर फोड़ा जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक तक आता है, धरती कांपने लगती है। अगर जमीन पर डाला जाता तो बहुत बड़ा विध्वंस होता, उसे बहुत गहराई में जाकर फोड़ा जाता। खैर, तमाम प्रकार की चीजें हैं। हमने परीक्षण करके लोगों को यह बताने के लिए कि हमने वो चीज बना ली है जिसकी वजह से हम इस प्रकार के काम कर सकते हैं। चलिए, जब हमने ये काम करके दिखाया तो इस पर अमेरिका हम पर पूरे टाइम निगरानी रखे हुए था। 11 से 13 मई का समय था, ऑपरेशन शक्ति इसे नाम दिया था। इस पूरी घटना के समय भारत पर बहुत जबरदस्त तरीके से निगरानी रखी हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने भी तय कर लिया था कि अमेरिका के सैटेलाइट्स की नजर में हम नहीं आएंगे। बाकायदा पोखरण करके एक फिल्म बनी है, उसके अंदर आप ज्यादा अच्छे से इसे संभवतः देख पाएं कि कैसे भारत के ऊपर नजर बनाए रखते थे अमेरिकी सैटेलाइट्स, और उनसे हमने नजर बचा करके परीक्षण किया था। हमने बाकायदा इसमें हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। उस समय डीआरडीओ के प्रमुख एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुआ करते थे। 5 परमाणु बम के परीक्षण किए थे। तो हमने जब ये परीक्षण किए तो इस पर्टिकुलर साइट को इस तरह डेवलप किया जैसे कि हम कोई मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल के लिए हमने यहां के वैज्ञानिक जो थे उनको भी मिलिट्री की ड्रेस पहनाई, ताकि दूर से अगर कोई उन्हें देखे तो यह लगे कि सेना यहां पर कोई ड्रिल करने आई है।
ऐसे में परमाणु शक्ति आयोग के चीफ डॉक्टर आर चिदंबरम उर्फ नटराज जिन्हें कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल काकोडकर, तो ये जो बार्क के, यही वो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। इसके अनिल काकोडकर उर्फ काका, डीआरडीओ के पूर्व निदेशक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उर्फ मेजर पृथ्वीराज, ये लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप समझे कि यही वो बार्क है जिससे आज प्रतिबंध हटने की बात हुई है। इन लोगों ने सेना के भेष में यहां पहुंचकर परीक्षण किया और फिर भारत के प्रधानमंत्री यहां मौके पर पहुंचे। तस्वीरें बाहर निकलकर आई और स्थितियां ऐसी बन गई कि जब हमने ये परीक्षण किया तो अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गया, बुरी तरह से चिढ़ गया। इस पूरी घटना को इसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया, मैं वापस उधर नहीं लेके जाऊंगा, कभी और सेशन कर सकते हैं उस पर। अब्दुल कलाम साहब ने भी इस बारे में अपनी जानकारी देते हुए कहा कि हमने कैसे कैसे परीक्षण किए, सरकार की इतनी तीव्र प्रतिबद्धता थी कि वो एक बार भी इस बात से नहीं डिगे कि परीक्षण करने के बाद अमेरिका हम पर कई प्रतिबंध ला देगा। सरकार की जो दूरदृष्टिता थी उसके चलते परीक्षण हुए और परीक्षण के बाद हम दुनिया के सामने एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हुए। क्योंकि 1974 के बाद के परीक्षणों को हमारे लिए बहुत बड़ा परीक्षण नहीं माना गया था। कह रहे मजाक कर रहे हैं, कोई परीक्षण था क्या? 1998 के जो परीक्षण थे, इसके बाद में बिल क्लिंटन अमेरिका के उस समय 42वें राष्ट्रपति हुआ करते थे, ट्रंप 47वें बनने जा रहे हैं अभी। तो उन्होंने उस दौर में भारत पर प्रतिबंधों की लंबी चौड़ी सूची निकाल दी कि हम इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाएंगे। हालत ये थी कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, जैसे CIA कहते हैं, उनके जो हेड थे उन्हें डांट पड़ने लगी थी कि आपने इतने सालों में यह पता क्यों नहीं लगाया कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है। खैर, जो भी हुआ, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने एक लंबी प्रतिबंधों की सूची हम पर निकाली, दुनिया भर के अखबारों में हम छपने लगे। उस दौर के कालखंड में वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब की हम हेडलाइंस बनने लगे कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बाकायदा बिल क्लिंटन अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, उनके भाषणों में भारत का जिक्र होने लगा कि बताइए, एशिया में अस्थिरता के लिए भारत ने परीक्षण कर लिया है, इससे हथियारों की रेस बढ़ेगी। और कहते हैं कि इसी के चलते हुए पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसे भी बराबर बगल में तैयार रखा जाए। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना और इन्हीं के चलते भारत को अब एक तरीके से रोकना था, अमेरिका की बड़ी जिम्मेदारी कि इसे कैसे रोकें। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसे NSG कहते हैं, वो बनाया। और तरीका यह ध्यान रखा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, देखिए होता क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक चीज मैं यहां पर साझा करूं तो यूरेनियम का एक समस्थानिक है 92-235। कहते हैं कि वही यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर ऊर्जा प्राप्त करनी है उसके लिए आवश्यक होता है। उसे एनरिच्ड यूरेनियम तरीके से बनाया जाता है। यूरेनियम का जो अयस्क है, जो माइंस में से निकलता है, जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं, उसमें से यूरेनियम 92-235 की जो मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है, 1-8% से भी कम होती है। तो आपने जो अयस्क निकाला उसमें से 92-235 बनाने के लिए आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है। किसी देश के पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं होते कि वो यूरेनियम का उतना प्रखर रूप बाहर निकाल के ले आए। इसके लिए भारत दुनिया के बहुत से देशों से यूरेनियम आयात करना चाहता था, लेकिन इन्होंने समझदारी क्या की कि बेटा तुमने परीक्षण तो कर लिया, लेकिन अब जब परीक्षण कर लिया तो तुम और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहोगे। हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। ऑलरेडी दुनिया में एक CTBT नाम की संधि हुआ करती थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिस पर लगभग 150 देशों ने साइन कर रखा था कि हम परमाणु बम परीक्षण नहीं करेंगे। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो इन्होंने अब दूसरी चाल चली। अमेरिका वालों ने क्या चाल चली, भारत के पास अब न्यूक्लियर वो जो यूरेनियम है वो ना पहुंच जाए, इसके लिए इन्होंने उल्टा चक्र चला। और उल्टा चक्र क्या था कि यूरेनियम की सप्लाई रोक दो, सप्लाई रोक दो तो ये न्यूक्लियर बम कैसे आगे बना पाएंगे। इसके लिए NSG ग्रुप बना दिया गया 1998 में। इस ग्रुप के बनने से भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए जो परमाणु रिएक्टर की आवश्यकता है अब वो भी अटक गई, क्योंकि हमने बम तो बना लिए लेकिन रिएक्टर के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत है। अब वो कहां से लाएं, हमें कोई यूरेनियम दे नहीं रहा है। तो हम यूरेनियम मांगने वाले अमेरिका के पास फिर से पहुंच गए कि भाई साहब आप यूरेनियम हमको दो। तो बोले नहीं साहब, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, न्यूक्लियर जो प्रसार ट्रीटी है उस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, आप बिना हस्ताक्षर के न्यूक्लियर मटेरियल नहीं पा सकते। कोई बात नहीं साहब। 1998 की यह घटना हुई। अमेरिका को भी लेकिन यह समझ में आया कि अब भारत को हम वैसे नहीं दबा सकते जैसे अब तक दबाते आए हैं, तो अब क्या किया जाए। तो बोले इनके साथ में अब थोड़ा सा सुलह करते हैं। जॉर्ज W बुश का टाइम था, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। कहते हैं मनमोहन सिंह जी के जीवन काल में
दो बड़ी उपलब्धियां थी। एक, भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर आना, जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 कहते हैं, और दूसरा एग्रीमेंट नंबर 1, 2, 3 करना अमेरिका के साथ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम से अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे 2005 में, और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हें यह समझ में आ गया था कि भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए केवल कोयले से ऊर्जा बनाई जाए तो प्रदूषण भी फैलेगा और भविष्य के अंदर क्लीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आवश्यकता है क्लीन एनर्जी के लिए। उस समय सोलर का इतना बोलाबाला नहीं था, तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी लेनी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम की जरूरत है। यूरेनियम कहां से मिले? यूरेनियम के लिए आवश्यकता है कि हम अमेरिका से दोस्ती करें। हम गए अमेरिका के साथ बातचीत करने। अमेरिका भी चाहता था कि उसका एशिया में कोई नया मित्र बने। ऐसे में मनमोहन सिंह जी वहां पहुंचे और दोनों के बीच एक करार हुआ कि अमेरिका भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार है, या फिर दुनिया के देशों से खरीदवाने के लिए तैयार है। किसी को मना नहीं करेगा, आप चाहो तो खरीद लेना, लेकिन कंडीशन दो हैं। पहला, भारत, अमेरिका या फिर दुनिया जो है वो आपकी सैन्य और नागरिक परमाणु गतिविधियों को नोटिस करना चाहती है। आप सैन्य गतिविधियां अलग रखो, लेकिन आपके जो रिएक्टर्स हैं ना, इनको जांच करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IAEA जिसे कहते हैं, वो परीक्षण करने आती रहेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईरान के साथ में ओबामा ने कहा था कि आपके यहां पर निरीक्षण करने IAEA के ऑफिसर्स आएंगे, जब उन्होंने JCPOA नाम से एक एग्रीमेंट करवाया था। ठीक है, तो यह बात भारत को बोल दी गई कि देखो, आने वाले टाइम में आप लोगों को हम यूरेनियम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपके देश में आकर IAEA। अब इस बात को लेकर के ना भारत के अंदर काफी सारे जो ग्रुप थे वो भड़क गए, राजनीतिक दल भड़क गए। राजनीतिक दलों ने कहा कि साहब मनमोहन जी, आप इस तरह की चीज मत करिए। उनमें से लेफ्ट का नाम बड़ा आता है। उन्होंने कहा कि कोई दूसरी दुनिया की एजेंसी हमारे परमाणु रिएक्टर्स को देखने कैसे आ सकती है, हम उनको नहीं आने देंगे। खैर, भारत में मनमोहन सिंह जी दृढ़ता के साथ इसमें आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने अटल जी का साथ लिया। इस बारे में एक मूवी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें संजय बारू के साथ इस बात को बोलते हुए दिखाया गया, फिल्म को फिल्माया गया। कितना सही कितना गलत ये किसी एक का पक्ष है, इसलिए मैं इसे एंडोर्स नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि मतलब खुद मनमोहन सिंह जी इस बात को लेकर व्यथित थे कि अब राजनीतिक दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैं अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता हूं, लेकिन इस बीच में कहते हैं कि इन्होंने अटल जी से कहा कि आप राजनीति के भीष्म पितामह हैं, आप ऐसे समय पर हमें समर्थन दें, क्योंकि भारत को आवश्यकता है परमाणु ऊर्जा के लिए एनपीटी में बिना साइन किए NSG के सदस्य राष्ट्रों से परमाणु प्राप्त करने के लिए, या फिर कहिए यूरेनियम प्राप्त करने के लिए। फिर राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हुए और इस बात को आगे बढ़ने दिया और भारत ने 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2008 में इसे एग्री कर दिया और एक तरीके से भारत को अमेरिका से यूरेनियम मिलना तय हुआ। अब वो अमेरिका से मिले या अमेरिका के जितने पिछलग्गू हैं जो NSG में थे उनसे मिले, लेकिन कुल मिलाकर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से यूरेनियम मिलना तय हुआ। परिणाम क्या निकला? भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाने में कामयाब हुआ। तो एक तरह से दो बड़े ब्रेक थ्रू थे। तो एक तरह से कहते हैं कि 2008 में जो अमेरिका ने भारत से प्रतिबंध हटाए, वो प्रतिबंध हटा करके उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के 1998 में लगे हुए प्रतिबंध थे उनसे राहत दे दी और भारत दुनिया का ऐसा देश बना जिसने NPT पर हस्ताक्षर किए बिना NSG ग्रुप्स से यूरेनियम प्राप्त कर लिया। ठीक है, लेकिन साहब इसमें फिर एक दिक्कत आई। अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए बहुत सी कंपनियां तैयार होने लगी, जैसे कि वेस्टिंग हाउस थी, जनरल इलेक्ट्रिक थी, फ्रांस की अरेवा थी। मुसीबत यह हुई कि हमने एक पेच इसमें डाल दिया और वो ये था कि अगर न्यूक्लियर हादसा होता है तो इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कि इंश्योरेंस का पैसा कौन भरेगा। अच्छा, रिएक्टर आप बना लो, जैसे हमारे देश में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के केस में हुआ था, अगर आपको याद हो, जो भोपाल गैस से त्रासदी हुई थी, कंपनी ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली और हमारे देश के इतने लोग जबरदस्ती मारे गए। यहां पर भारत ने यह डाल दिया कि हमें कोई भी कंपनी रिएक्टर लगाए, हमें चाहिए वो गारंटी ले कि अगर कोई हादसा होगा तो वो हमें इंश्योरेंस का पैसा देगी और उस हादसे की भरपाई करेगी। बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन वो इस काम के लिए एग्री नहीं हुई। अब भारत को इसके लिए नया साथी मिला, नाम था उसका पुतिन साहब। पुतिन साहब आए और इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। वर्ष 2017 में पुतिन की तरफ से, या कहिए तो रूस की तरफ से, भारत में ऊर्जा निवेश के लिए, रिएक्टर बनाने के लिए काम तेजी से चलने लगा।
आज भारत के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि भारत जो ऊर्जा पैदा कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, जिसे क्लीन एनर्जी में कंसीडर किया जाता है, उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान है। आज की ताजा अपडेट है, जैसे कल की रशिया का एक शिप आकर पहुंचा है जो कि कुडानकुलम रिएक्टर के लिए आया हुआ है। आज भारत की अपेक्षा है कि वो 63,000 मेगावाट बिजली 2032 तक रिएक्टर्स से पैदा कर लेगा। कुल मिलाकर के ये सब वो प्रोसेस हैं जिससे कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते चले जा रहे हैं। तो एक प्रकार से आज की ये जो घटना हम आपके साथ चर्चा में ले रहे हैं, ये एक क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो उन 1998 में लगे हुए प्रतिबंधों में राहत की क्रोनोलॉजी है। इसकी क्या पहले हमारे पास सूचना थी? बिल्कुल थी। अभी क्या हुआ, आईआईटी दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही, 10 दिन पहले, अमेरिका के जो रक्षा सलाहकार हैं, जैसे भारत के अंदर डोभाल साहब हैं, ऐसे उनके जैक सुलिवान हैं, एनएसए जो हैं, वो भारत आए हुए थे और आईआईटी दिल्ली के अंदर वो एक भाषण दे रहे थे। और उस भाषण में उन्होंने इशारे में कह दिया था कि भारत की कई फर्म्स के ऊपर से प्रतिबंध हटने वाले हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री का भी ट्वीट था जैक सुलिवान से मिलते हुए, और इन्होंने भाषण में ऐलान कर दिया था। लेकिन लोगों ने इतना जल्दी उम्मीद नहीं किया था कि कुछ प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन इतने जल्दी हट जाएंगे। तो देखिए, व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे दिल्ली में, बोले थे और उन्होंने कहा था कि जल्दी ही भारत पे से कुछ प्रतिबंध हटने वाले हैं। इनकी बहुत अच्छी यात्रा यहां रही। हमने सोचा कि 6 तारीख को आए हैं, 20 तारीख को तो बाइडेन चले जाएंगे, प्रतिबंध क्या ही हटेंगे, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा, ये सोचने लायक था। जैक सुलिवान की भारत में यात्रा रही, हमारे जयशंकर साहब से इनकी मुलाकात हुई और कुल मिलाकर हमें फायदा हुआ। और जाते जाते बाइडेन जो है वो चीन के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाकर चले गए, कुछ चीजों के ऊपर सैंक्शन लगाते हुए चले गए। तो बड़ा सवाल है कि इससे हमें फायदा क्या होगा? तो फायदा क्या होगा कुल मिलाकर के, अब रक्षा तकनीकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका की कुछ एजेंसीज हमारी इन एजेंसीज के साथ, बार्क जैसी संस्थाओं के साथ काम कर पाएंगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब काम होगा, और इस क्षेत्र में जब हम रिसर्च में और आगे बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के साथ भारत और शक्ति संपन्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप भारत के साथ किस तरह के व्यवहार रखेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जाते जाते बाइडेन दुआएं लेकर चले गए। आपको क्या लगता है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में राय के रूप में अवश्य रखें। सेशन पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें साथियों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, जो साथी हमारे साथ जुड़ करके इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, मेरा कंप्लीट बैच अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल कीमत में, उसे एक्सेस करें। फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का बेहतरीन कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जीए फाउंडेशन के बैचेस, आरएएस फाउंडेशन के बैचेस मेरे पढ़ाए हुए उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस करें। और मेरे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।